नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, इसके उपकरण कौन से हैं, इसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की परंपरा तब से प्रचलित रही है जब दुनिया के या यूरोप के अन्य देश निरंकुश राजतंत्रों के दौर से गुजर रहे थे। स्विट्जरलैंड ने कभी निरंकुश राजतंत्र की शासन प्रणाली का अनुभव नहीं किया और वहाँ के जो कैंटन्स हैं वो प्रारंभ से ही अपना शासन स्वयं चलाने की प्रणाली में माहिर थे। इसीलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात राजनीति में जो बहुत सारे प्रयोग चलते हैं उनमें यदि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो प्रयोग दुनिया में यदि किसी राजनीतिक वैज्ञानिक को देखना हो तो उसे स्विट्जरलैंड की यात्रा जरूर करनी चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है। प्रजातंत्र की बहुत सुंदर परिभाषा अब्राहम लिंकन ने प्रस्तुत की है। उनके अनुसार जनतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। लोकतंत्र की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो भेद है हम इसी परिभाषा के माध्यम से जान सकते हैं। जनतंत्र जनता का और जनता के द्वारा और जनता के लिए, इन दोनों में से यदि जनता का शासन और जनता के लिए होता है किंतु जनता के द्वारा नहीं होता तो ऐसा शासन प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। क्योंकि जनता का शासन होता है और जनता के लिए होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। जनता शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन का संचालन जब करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र के दो भेद, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। किंतु प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ये तीनों बातें विद्यमान होती हैं। जनता का शासन भी होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा प्रतिनिधियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस तरह से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं अपनी आकांक्षाओं को नीतियों के रूप में कार्यान्वित कर सकती है। वह स्वयं जैसा चाहे वैसे कानूनों का निर्माण कर सकती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो प्रणालियां हैं उनमें से 3 प्रणालियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो तीनों ही प्रणालियां स्विट्जरलैंड में पाई जाती हैं। ये 3 प्रणालियां या 3 उपकरण कौन से हैं? यदि हम उनका अध्ययन करें तो जो पहली प्रणाली है वो है लोकसभा, या उसको अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेमेंट। लोकसभाएं पहली प्रणाली है। जनसभाएं या लोकसभाएं दूसरी प्रणाली है। जनमत संग्रह है और तीसरी प्रणाली है आरंभक जनसभाएं। यह स्विट्जरलैंड में 5 कैंटन्स या स्विट्जरलैंड के कैंटन्स को राज्य जो होते हैं उन्हें कैंटन कहा जाता है। 5 कैंटन्स में ये जनसभाओं की जो प्रक्रिया है ये चलती है। जनसभा का तात्पर्य है कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनमें से जब व्यवस्थापिका का कार्य जनता स्वयं करती है तब उसे जनसभा कहते हैं। इन कैंटन्स में जो वयस्क पुरुष नागरिक वो वर्ष में एक बार किसी स्थान विशेष पर एकत्रित होकर के
अपने कैंटन के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं या नीतियों का निर्धारण करते हैं, और उनके निर्धारित की हुई नीतियों के अनुसार ही जब कार्यपालिका को या प्रशासन को कार्य करना होता है तो उसे जनसभा कहते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जब जनसभा कार्य करती है तब उस देश में उस स्थान पर व्यवस्थापिका नहीं होती, वहां पर जनसभाएं ही व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है। जनता स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक वयस्क नागरिक या पुरुष जो नागरिक है, स्विट्जरलैंड में प्रत्येक वयस्क पुरुष नागरिक को ही जनसभा में सहभागिता करने का अधिकार है। तो ये जो जनसभाएं हैं ये स्विट्जरलैंड के हमें ध्यान में रखना चाहिए कि केंद्र सरकार में इस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। राज्यों में भी केवल 5 राज्य हैं, 5 कैंटन हम कहेंगे, उन 5 कैंटनों में ही यह जनसभाओं की व्यवस्था चलती है। और दूसरा जो उपकरण है वो है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह को इंग्लिश में रेफरेंडम कहते हैं। रेफरेंडम शब्द में ये छिपा हुआ है जो कि रेफर करने के लिए मस्ट बी रेफर्ड, यानी कि जनता का जो रेफरेंस है या जनता की जो राय है वो जरूर ली जानी चाहिए। जनमत संग्रह का तात्पर्य है कि संविधान संशोधन या कानून निर्माण की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब कानून का अंतिम मसविदा तैयार हो जाने पर उसे जनमत संग्रह के लिए या जनता की राय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। जनमत संग्रह के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में 2 लोगों की राय या 2 स्तरों पर राय प्राप्त करनी बेहद आवश्यक है। जो मतदाता है, जनता नहीं, यहां पर मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूं मतदाता, मतदाता का बहुमत तथा प्लस आधे से अधिक कैंटनों का बहुमत। वहां पर कुल कैंटन्स की संख्या कितनी है? 20 वहां पर पूर्ण कैंटन है और 6 वहां पर अर्ध कैंटन है। अर्ध कैंटन का जो मत का मूल्य है वो आधा मत माना जाता है, अर्थात 6 कैंटन्स के आधे आधे करके 3 मत 6 कैंटन्स के हो गए, और 20 कैंटन्स का 1 मत माना जाएगा। ये 1 मत 20 का, तो ये 20 हो गए, 20 + 3 बराबर 23, और 23 का आधा हो गया 11.5 और प्लस आधा यानी कि 12। अर्थात जनमत संग्रह का अर्थ यह है कि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर या जनता यदि चाहे कि किसी विशेष कानून पर जनता की राय ली जानी चाहिए तो उस विषय पर मतदाताओं का बहुमत, अर्थात जितने मतदाताओं ने भाग लिया है उन मतदाताओं का बहुमत यदि उसके पक्ष में है तथा कम से कम 12 राज्यों ने उस पर अपनी स्वीकृति दी है तो उससे ही जनमत संग्रह को पास होना कहा जाएगा। इससे कम लोगों ने यदि उसके पक्ष में या विपक्ष में यदि विचार व्यक्त किया है तो वो कानून उसके अनुसार ही स्वीकृत या अस्वीकृत होगा। जनमत संग्रह के बारे में ध्यान में रखने की बात स्विट्जरलैंड के संदर्भ में ये है कि जनमत संग्रह वहां पे 2 प्रकार का होता है, ऐच्छिक और अनिवार्य। हम सबसे पहले यदि ऐच्छिक जनमत संग्रह की बात करें तो वहां पर संविधान में यह उल्लिखित है कि जो संविधान के अंतर्गत जो सामान्य कानून व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए जाते हैं उन कानूनों को जनमत संग्रह के लिए नहीं रखा जाएगा। लेकिन यदि
जनता चाहे, और जनता के चाहने का अर्थ ये है कि यदि 50,000 मतदाता मिलकर के यदि यह अपना निश्चय प्रकट करें लिखित में सरकार के सामने कि उन्हें किसी विशेष जो विधेयक है उस पर जनमत संग्रह करवाना है, तो सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि उसमें जनमत संग्रह की व्यवस्था करें। किंतु मतदाताओं पर यह प्रतिबंध है कि ये जो जनमत संग्रह की मांग है ये 90 दिन के भीतर ही आ जानी चाहिए। अर्थात विधेयक जब दोनों सदनों से प्रस्तुत होने के पश्चात जब पारित होता है, उससे पहले जिस दिन वो दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, उसके बाद उस दिन से 90 दिन या 3 महीने की अवधि के भीतर भीतर 50,000 मतदाता यदि यह लिखित में प्रस्ताव कर दें कि इस कानून पर जनमत संग्रह होना चाहिए, तो उस कानून को जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। और जनमत संग्रह में यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटन्स का बहुमत अर्थात 12 कैंटन्स यदि मिलकर के उसके पक्ष में जो वोट करेंगे, उसके अनुसार वो कानून पास हो जाएगा या उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। जैसा भी जनमत संग्रह आएगा, यदि कानून के पक्ष में है तो वो कानून पास हो जाएगा, यदि कानून के विरोध में है तो वो कानून विधेयक खारिज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐच्छिक जनमत संग्रह के लिए 50,000 मतदाताओं के द्वारा उसकी प्रार्थना की जानी आवश्यक है, और वो भी कानून के पास होने के 90 दिन के भीतर ही। दूसरा है अनिवार्य जनमत संग्रह। अनिवार्य जनमत संग्रह संविधान संशोधन के लिए रखा जाता है। प्रत्येक प्रकार का संविधान संशोधन जो है वो आवश्यक रूप से जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। स्विट्जरलैंड में 2 प्रकार का संविधान संशोधन होता है, एक तो पूर्ण संशोधन और दूसरा होता है आंशिक संशोधन। पूर्ण संविधान संशोधन का तात्पर्य है कि पूरे के पूरे संविधान में परिवर्तन किया जाएगा। स्विट्जरलैंड में 1848 में जो संविधान बना उसका पूर्ण संशोधन 1874 में किया गया, और 1874 में जो पूर्ण संशोधित संविधान सामने आया उसको 1999 में पूर्ण संशोधित करके और 2000 में उसे लागू किया गया। और आंशिक संशोधन का अर्थ यह है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में आंशिक रूप से परिवर्तन कर देना, पूरे संविधान को परिवर्तित नहीं करना। अब हम अलग अलग पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन की विधि को देखने का प्रयास करते हैं। संविधान के पूर्ण संशोधन के अंतर्गत क्या होता है? पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के द्वारा रखा जा सकता है, या दोनों सदनों के द्वारा रखा जा सकता है, या परिषद के द्वारा रखा जा सकता है। किंतु पूर्ण संशोधन का इस प्रस्ताव में यदि जो व्यवस्थापिका के जो 2 सदन हैं, दोनों सदनों के नाम क्या है? राष्ट्रीय परिषद, ये निम्न सदन है, और राज्य परिषद, ये उच्च सदन है। इन दोनों सदनों में पूर्ण संशोधन के बारे में यदि सहमति नहीं हो, अर्थात एक सदन यदि ये चाहे कि पूर्ण संशोधन होना चाहिए और दूसरा सदन यदि चाहे कि पूर्ण संशोधन नहीं होना चाहिए, अर्थात यदि दोनों में आम राय नहीं है, तो क्या होगा? यदि इन दोनों में आम राय नहीं है तो राष्ट्रीय परिषद को भंग कर दिया जाएगा, और इसको भंग करवाने के पश्चात नए चुनाव करवाए जाएंगे। नए निर्वाचन के पश्चात जो राष्ट्रीय परिषद जो चुन करके आएगी उसके लिए आवश्यक है कि वो पूर्ण संशोधन का जो प्रस्ताव है वो बना करके जनता के सामने जनमत संग्रह के लिए रखे।
यदि पूर्ण संशोधन के इस प्रस्ताव पर दोनों ही सदन यदि सहमत हैं तो भी वो जो संशोधन का प्रस्ताव है वो संशोधन का प्रस्ताव भी जनमत संग्रह के लिए आवश्यक रूप से रखा जाएगा। किंतु एक तीसरी विधि भी है और वो है यदि मतदाताओं का में से 1 लाख, ये हमें संख्या ध्यान में रखनी है, यदि 1 लाख मतदाता यदि मांग करें कि पूर्ण संशोधन होना चाहिए और वो इस प्रकार का होना चाहिए, तो और मतदाता तो ये चाहते हैं कि पूर्ण संशोधन होना चाहिए और व्यवस्थापिका यह चाहती है कि पूर्ण संशोधन नहीं होना चाहिए या जैसा मतदाता चाहते हैं उस तरह से नहीं, किसी और तरीके से होना चाहिए। अर्थात सरल शब्दों में इसका अर्थ ये है कि यदि मतदाता पूर्ण संशोधन चाहते हैं और राष्ट्रीय परिषद भी या व्यवस्थापिका भी पूर्ण संशोधन चाहती है, किंतु उन दोनों के संशोधन के तरीके में भिन्नता है, तो ये प्रस्ताव जो है व्यवस्थापिका के द्वारा दोनों तरह के जो प्रस्ताव हैं वो जनता के सामने जनमत संग्रह के लिए रखे जाएंगे। इस जनमत संग्रह में यदि जनता इसको स्वीकार करती है, 1 लाख मतदाताओं की बात यदि मानती है, तो उसके अनुसार पूर्ण संशोधन किया जाएगा। और जनमत संग्रह में यदि जनता व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए मसौदे की बात को मानती है, तो उसके अनुसार संशोधन का मसौदा तैयार किया जाएगा। और जब ये मसौदा तैयार हो जाएगा तब उसे फिर दोबारा जनमत संग्रह के लिए पुष्टिकरण के लिए रखा जाएगा। यहाँ समझने की बात ये है, देखिए स्विट्जरलैंड में ये जो प्रक्रिया है ये बहुत जटिल प्रतीत होती है समझने के दृष्टिकोण से। उसका कारण यही है कि ये जो जनमत संग्रह है ये प्रत्येक संविधान संशोधन या ऐच्छिक जब जनमत संग्रह लिया जाता है तब 2 स्तरों पर किया जाता है। पहला जनमत संग्रह जब संशोधन का प्रस्ताव जब आएगा, उस प्रस्ताव के लिए जनमत संग्रह होगा कि ये प्रस्ताव लाया जाना चाहिए या नहीं लाया जाना चाहिए, और जब उसके अनुसार वो कानून बना दिया जाता है तब उसके पुष्टिकरण के लिए दोबारा जनमत संग्रह आयोजित किया जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो है आंशिक संशोधन। संविधान का जो आंशिक संशोधन है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक तो आंशिक संशोधन में जनता 2 प्रकार से भाग लेती है इसमें, एक तो सविन्यासित और दूसरा अविन्यासित। सविन्यासित जो तरीका है आरंभक, इसको कहते हैं आरंभक। यानी कि जो आंशिक संशोधन है, इस आंशिक संशोधन के प्रस्ताव में भी जब जनता का जो जनता यदि ये चाहती है कि पूर्ण संशोधन किया जाए, आंशिक संशोधन किया जाए, तब व्यवस्थापिका को आंशिक संशोधन का ये कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यदि व्यवस्थापिका ये चाहती है कि आंशिक संशोधन नहीं हो और जनता ये चाहती है कि आंशिक संशोधन हो, तो वह अपना वैकल्पिक प्रस्ताव भी जनमत संग्रह के लिए रख सकती है। अब यहाँ पर आपको 2 चीजें एक साथ समझानी पड़ रही हैं और इसलिए वो समझ में थोड़ा कठिनाई से आएगा। इसको मैं दोबारा समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, हमने ये देखा था कि जनमत संग्रह की 3 पद्धतियां होती हैं। जनसभाएं जो केंद्र में नहीं है, केवल कैंटन्स में है। जनमत संग्रह जो कि हमने देखा कि 2 प्रकार का होता है, ऐच्छिक जनमत संग्रह और अनिवार्य जनमत संग्रह। अनिवार्य जनमत संग्रह के अंतर्गत हमने देखा कि
अनिवार्य जनमत संग्रह केवल संविधान संशोधन के लिए ही होता है और संविधान संशोधन दो प्रकार से किया जा सकता है, आंशिक संशोधन और पूर्ण संशोधन। इस आंशिक संविधान संशोधन के अंतर्गत एक तीसरा उपकरण भी निहित है, वो है आरंभक। अब ये आरंभक क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। आरंभक का अर्थ होता है कि जनता स्वयं पहल करे, यानी कि जनता को ये अधिकार है कि वो स्वयं संविधान संशोधन का, कौन से संविधान संशोधन का, आंशिक संविधान संशोधन के प्रस्ताव को स्वयं तैयार करे। और ये कब किया जाएगा? 1 लाख मतदाता यदि ऐसा चाहते हैं, 1 लाख मतदाता यदि ये चाहते हैं कि संविधान का मसौदा तैयार होना चाहिए। अब संविधान का मसौदा वो स्वयं तैयार करेंगे, वो किस तरह का कर सकते हैं? वो 2 प्रकार का कर सकते हैं, सविन्यासित और अविन्यासित। सविन्यासित का अर्थ है कि वो पूरा का पूरा अंतिम मसौदा स्वयं तैयार करके व्यवस्थापिका को देते हैं कि आपको इस पर ऐसा संशोधन करना है। अविन्यासित का अर्थ ये है कि वो केवल मुख्य सिद्धांतों की बात करते हैं, वो पूरा अंतिम मसौदा नहीं बनाते और वो ये कहता है कि आप इन बिंदुओं पर इस प्रकार का संविधान संशोधन कीजिए, यानी कि वो केवल एक मोटी रूपरेखा बना करके दे देते हैं और जो मोटी रूपरेखा वो बना करके देते हैं उसके अनुसार व्यवस्थापिका को आंशिक संविधान संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन यदि व्यवस्थापिका जनता के द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव से यदि सहमत नहीं है तो व्यवस्थापिका क्या करेगी? जनता के इस प्रस्ताव को तो जनमत संग्रह के लिए रखेगी, साथ में स्वयं भी अपना एक वैकल्पिक प्रस्ताव और बनाएगी और जनता से ये मांग करेगी कि आप इस पर भी गौर करिए। अब जनता के सामने जनमत संग्रह में 2 प्रकार के कानून के मसौदे आ गए, एक तो जो जनता ने बनाया है और एक जो व्यवस्थापिका ने बनाया है। ये दोनों ही जनमत संग्रह के लिए जनता के पास और कैंटन्स के पास जाएंगे, सविन्यासित और अविन्यासित। इन दोनों में हम बात कर रहे हैं अभी सविन्यासित की, क्योंकि सविन्यासित का मसौदा जनता ने बनाया है और उसके विरोध में व्यवस्थापिका अपना दूसरा मसौदा प्रस्तुत करेगी और ये दोनों मसौदे जनमत संग्रह के लिए जाएंगे। जनता जिसके पक्ष में अपनी राय दे दे व्यवस्थापिका को, उसी के अनुसार अपना काम करना पड़ेगा। और मैंने आपको जैसा बताया जनमत संग्रह में मतदाता और कैंटन्स दोनों भाग लेते हैं। तो इस तरह से आंशिक संविधान संशोधन के अंतर्गत जनता को आरंभ करने का भी अधिकार है, यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का अधिकार ये जनता को आंशिक संविधान संशोधन में मिला हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा कि स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह और आंशिक संशोधन, जनमत संग्रह और आरंभक, ये है आरंभक, ये 2 प्रणालियां ऐसी हैं जिनका प्रयोग स्विट्जरलैंड में केंद्रीय सरकार करती है या केंद्र के स्तर पर किया जाता है और जनसभाएं ये ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग केवल 5 कैंटन्स में किया जा रहा है। ये जो उपकरण है, इन उपकरणों को स्विट्जरलैंड में बहुत लोकप्रियता प्राप्त है और जनता अनेक स्तरों पर आरंभक का प्रयोग भी कर चुकी है। जनमत संग्रह वहां पर हर बार होता ही है और यदि हम इसके क्रियात्मक पक्ष का यदि अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि स्विट्जरलैंड में 1848 से लेकर के और 1952 तक लगभग 104 बार संवैधानिक संशोधन के संबंध में मतदान हुए और उनमें से 61 प्रस्तावों पर अनिवार्य जनमत संग्रह करवाया गया और 64
43 प्रस्तावों को जनता ने उनको स्वीकृत किया और 18 प्रस्तावों को जनता ने अस्वीकृत कर दिया। इसका अर्थ यह है कि जनमत संग्रह और ये जो आरंभ के प्रयोग हैं वो वहां स्विट्जरलैंड में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। ऐच्छिक जनमत संग्रह कौन से कानूनों के अंतर्गत किया जाता है उसका मैं थोड़ा सा और आपको अभी बता दूं। ऐच्छिक जनमत संग्रह जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि यदि 50,000 मतदाता यह मांग करें कि किसी विशेष क्षेत्र में कानून बनाया जाना चाहिए, वे ये मांग कौन से कानूनों के अंतर्गत कर सकते हैं, तो वो जो है संविधान का अनुच्छेद, वर्तमान का जो संविधान है उसका आर्टिकल 141 में ये लिखा गया है कि संघीय कोई भी संघीय कानून जो संघीय सरकार के अधीन कोई भी ऐसा मामला है जिस पर संघीय कानून व्यवस्थापिका बना सकती है, उस पर ऐच्छिक जनमत संग्रह की मांग की जा सकती है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय संधियां, यानी कि स्विट्जरलैंड की सरकार यदि अन्य देशों के साथ कोई संधि करती है और यदि 50,000 मतदाता ये चाहते हैं कि ये संधि जनमत संग्रह में स्वीकृति के लिए जानी चाहिए, तो उसे भी जनमत संग्रह के लिए भेजा जा सकता है। और तीसरा, वे सभी नियम या कानून जो संघीय कानूनों के अंतर्गत लागू किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र दोनों में ही जो लागू होने वाले जो कानून हैं, उन कानूनों का दायरा जनमत संग्रह के भीतर आता है। और हम ये देख सकते हैं कि इन तीनों उपकरणों का प्रयोग करके वहां की जनता व्यवहार में संविधान पर अपना महत्वपूर्ण उसकी रक्षा करने का दायित्व रखती है और व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर नियंत्रण स्थापित करती है। स्विट्जरलैंड में हमने ये देख ही लिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार नहीं है न्यायिक पुनरावलोकन का, और उस अधिकार के अभाव में जनता ही जनमत संग्रह और आरंभक की प्रक्रियाओं के द्वारा व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर रोक लगाती है, कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक लगाती है। और इस तरह से वहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रयोग सफल हुआ है। धन्यवाद।